हो जाएंगे। मैं उनका फैन हूँ, मैं उनको अनुसरण करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर साहब को सुने। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद संचालक महोदय जी। सर्वप्रथम इस बहुजन भारत की धरती पर जन्मे समस्त क्रांतिकारी महानायकों और महानायिकाओं को, जिन्होंने इस बहुजन भारत और बहुजन मूल निवासी समाज के वर्चस्व के लिए और आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व लगाया, उन सभी महानायिकाओं और महानायकों को मेरा क्रांतिकारी नमन। आज 23 नवंबर 2025 माता वीरांगना झलकारी बाई कोरी जी का 195वां जन्म उत्सव जो कि यहाँ पे आयोजित किया गया है। इस आयोजन के माध्यम से मैं समस्त सभा में उपस्थित हमारे बड़े बुजुर्ग माता बहनें और समस्त समाज को शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करना चाहता हूं। इसके साथ साथ आज का ये विशेष दिवस जो माता झलकारी बाई कोरी जी के जन्म उत्सव के लिए लगाया गया है, आज का ये कार्यक्रम सिर्फ माता झलकारी बाई कोरी के ही विशेष जन्मोत्सव के लिए ही नहीं, क्योंकि ये नवंबर माह जो है इस बहुजन मूल निवासी समाज के लिए बहुत ही महान माह है। ये हमें जानना होगा, क्योंकि अभी 3 दिन के बाद, अगले 3 दिवस के बाद 26 नवंबर जो भारत के लगभग 2500 गुलामी के बाद आई हुई आज़ादी का दिवस है, जिसको हम संविधान दिवस कहते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तमाम वक्ताओं ने अपनी अपनी विश्लेषण यहाँ पे माता झलकारी बाई कोरी के ऊपर रखे, लेकिन मैं थोड़ा सा भिन्न दृष्टिकोण रखता हूँ। मेरा दृष्टिकोण थोड़ा सा भिन्न है। हो सकता है कुछ लोगों को पसंद आए, कुछ लोगों को ना पसंद आए, लेकिन जैसा कि यहाँ कहा गया कि माता झलकारी बाई कोरी ने भारत का नेतृत्व किया और भारत की आज़ादी के लिए आहुति दी, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ। 0.1% भी सहमत नहीं हूँ। 1% तो छोड़ दीजिए आप, क्योंकि अगर भारत में आज़ादी का आंदोलन 1847-57 में किया गया, तो एक आज़ादी का आंदोलन भारत में 1848 में महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा शुरू किया गया। वो कौन सा आज़ादी का आंदोलन था? अगर ये आज़ादी का आंदोलन था, 1857 आज़ादी का आंदोलन था, तो 1848 में जो आज़ादी का आंदोलन महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा शुरू किया गया, वो कौन सा आज़ादी का आंदोलन था? बहुत बड़ा सवाल है। अगर महात्मा ज्योतिबा फुले जो 1827 में पैदा हुए और 1848 में उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया और 1857 की गदर जिसे कही जाती है, या कुछ लोग कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम, उसकी तैयारी भी चल रही थी भारत में, तो महात्मा ज्योतिबा फुले को आज़ादी के आंदोलन में आ जाना चाहिए था। लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले उस तथाकथित आज़ादी के आंदोलन में ना आकर के उन्होंने एक अलग से आंदोलन शुरू किया, जो इस देश के बहुजन मूल निवासियों के आज़ादी का आंदोलन था, जो हमें समझना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आज वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा
चौपट स्थिति इसलिए है क्योंकि हमारे अनपढ़ों को तो छोड़ दें, हम उनसे कोई हम इस विषय की उम्मीद नहीं रखेंगे, ना उनको हम दोषारोपण देंगे। हमारे पढ़े लिखे लोग भी जो है वो ऐसा दृष्टिकोण नहीं रखते हैं, ना ही इस इतिहास से कुछ सबक लेते हैं, ना मंथन करते हैं, ना पढ़ते हैं, ना सीखते हैं। थोड़ा सा पानी मुझे चाहिए होगा। और 1857 के बाद आपको क्या लगा कि जो 1857 की आज़ादी का संग्राम हुआ उसमें हमारे बहुजन समाज के तमाम वीर और तमाम क्रांतिकारी महिलाओं ने, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि माता झलकारी बाई वीरता से भरी थी या बहुत ही क्रांतिकारी थी, इस बात को कोई भी नहीं झुठला सकता। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर वो वीर ना होती और क्रांतिकारी ना होती तो वो आंदोलन का हिस्सा भी ना होती। उनका आंदोलन का हिस्से में होना, आंदोलन का हिस्सा होना उनकी वीरता और क्रांतिकारिता को प्रदर्शित करता है। लेकिन यहाँ पे समझ की जरूरत है। महात्मा ज्योतिबा फुले अपनी गुलामगिरी किताब लिख रहे हैं और सत्य शोधक समाज का आंदोलन चला रहे हैं और गुलामगिरी किताब में लिख रहे हैं कि मैं इस देश के शूद्र और अतिशूद्रों से ये कहना चाहता हूं कि आप जितनी जल्दी हो सके आंदोलन चला के, जब तक इस देश में अंग्रेज हैं, आंदोलन चला करके ब्राह्मणों की गुलामी से आज़ादी ले ले। जिस दिन ब्राह्मण आज़ाद हो गया और अंग्रेज इस देश को छोड़ के चले गए, उस दिन इस देश का बहुजन मूल निवासी समाज गुलामी से आज़ादी नहीं ले पाएगा। और वो आज वर्तमान की समीक्षा करके आप देख सकते हैं। ये ऐतिहासिक विश्लेषण है, ऐतिहासिक समीक्षा है जो सामने रख रहा हूं। क्योंकि आज बहुत से लोग यही मानते हैं कि हम भारत में आज़ाद हैं, लेकिन एक कैसी आज़ादी है, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक ऐसी आज़ादी है कि कल गुलाम भारत में हमारा समाज गुलाम भारत में, जिस समय अंग्रेजों की गुलामी थी, गुलाम था, गुलाम भारत में अपनी बेटियों के, बच्चों के विवाह बिगड़ समारोह के ही, बिगड़ सरकार के समर्थन से कर लेते थे। आज सरकार को ऐसी योजनाएं बनानी पड़ रही है कि ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लड़कियों के और लड़कों के विवाह के लिए सरकार अनुदान दे रही है। मतलब गरीबी इतनी बड़े स्तर पे व्याप्त हो गई है, ये किस तरह की आज़ादी। गुलाम भारत में ऐसी कोई भी उदाहरण नहीं मिलता है, लेकिन आज़ाद भारत में ये उदाहरण आज देखने को मिल रहा है। तो ये कैसी आज़ादी? तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये आज़ादी है, तो ये थोड़ा सा भ्रम है। आज़ादी हमारे लिए भ्रम है, इस भ्रम से बाहर निकलना होगा। और भारत में जो ये समाज है, इसको आज़ादी के लिए आंदोलन चलाना होगा। क्योंकि अगर भ्रम से बाहर नहीं निकलेंगे इसके, तो आप निरंतर लगातार गुलामी को मजबूत करते ही रहेंगे। ये बात है। जिस समय 1857 की गदर हुई, उस समय अगर आप समीक्षा करेंगे तो जिस समय मुगल शासन काल था, 1757 में पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों की पूर्णतया भारत में सत्ता आई। 1757 में जब पलासी का युद्ध हुआ और सिराजुद्दौला हारा, उसके बाद अंग्रेजों की पूर्णतया सत्ता भारत पे आई। उसके बाद ब्राह्मण गुलाम हो गया। अंग्रेजों के सत्ता के पहले ब्राह्मण कभी गुलाम नहीं था इस देश में, इस बात को समझना होगा। मुगल शासन काल में उसके पास 40% की भागीदारी थी, हिस्सेदारी थी, आजाद था।
वो अपने निर्णय लेता था, अपने कानून बनाता था, अपने हिसाब से व्यवस्था को चलाता था। लेकिन अंग्रेजों ने आकर के इस देश के अंदर हमें गुलाम नहीं बनाया, इस देश के शूद्र और अतिशूद्रों को गुलाम नहीं बनाया, बल्कि इस देश के अंदर जो शासक था वो ब्राह्मण था, उसको गुलाम बनाया। अगर उसको गुलाम नहीं बनाया होता तो 1857 की गदर की जरूरत ही नहीं पड़ती। 1857 की गदर की अगर जरूरत पड़ी तो उसका सबसे बड़ा मकसद यही था कि ब्राह्मणों को अपनी आजादी वापस लेनी थी, और उन्होंने देश के अंदर ये गदर निर्माण की। अगर आप इसका वृत्तांत पढ़ना चाहें, ये हमारी भाषा बोली नहीं है, हमारी तरफ से नहीं, दस्तावेजी बात बता रहा हूं आपको। अगर आप दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ पढ़ेंगे, सत्यार्थ प्रकाश, अगर आप दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को पढ़ेंगे तो दयानंद सरस्वती लिखते हैं इस पूरे वृत्तांत को कि मंगल पांडे, नानाराव पेशवा, इनके बीच में वार्ता चल रही है और मंगल पांडे नानाराव से बात कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, ये जो हम गदर करने चाहते हैं भारत के अंदर अंग्रेजों के विरोध में, इसमें हम शूद्रों अतिशूद्रों को कैसे लेंगे, जबकि ये तो हमारी ही आजादी का आंदोलन, हमारी है वर्चस्व का आंदोलन है। तब नानाराव पेशवा मंगल पांडे को कह रहे हैं कि ये बात हमारे और तुम्हारे बीच में है, ये इस देश के शूद्रों अतिशूद्रों को नहीं बतानी है, उनको ये बताना है कि भारत की आजादी का आंदोलन है और ये स्वतंत्रता संग्राम है। इस बात के आधार पे भारत के लोग इस आंदोलन में आएंगे। और यही हुआ, और यही हुआ। और ये जब प्रचार प्रसार पूरे भारत में फैलाया गया, तब भारत के शूद्रों और अतिशूद्रों की तरफ से जो वीर लोग थे, वीरांगनाएं थी, वो इस युद्ध में हिस्सा बनी, पार्ट पार्सल बनी, उसके साथ सहयोग में आई। और ये कोई भारत की आजादी का आंदोलन नहीं था, ये इस देश के अंदर तीन विदेशियों के बीच के वर्चस्व का आपसी झगड़ा था। पहला विदेशी कौन था? मुगल, ब्राह्मण था सबसे पहला विदेशी, जो सबसे पहले देश में आया। आज वो डीएनए से भी घोषित है, हमारे लोगों को नहीं मालूम है, जबकि डीएनए ऐसी चीज है जो हजारों साल पुराने, अगर किसी मुर्दे को भी निकाल, उसका एक हिस्सा भी निकाल दिया जाए तो उससे हम पता कर सकते हैं कि हम इसके वंशज हैं कि नहीं है, या ये हमारे वंश का व्यक्ति है कि नहीं है। डीएनए का ये मामला है। तो ये डीएनए से घोषित है कि भारत के अंदर ब्राह्मण विदेशी है। लोग हो सकता है स्वीकार न कर पा रहे हो इस बात को, और कर भी रहे हो तो उनके अंदर इतनी हिम्मत ना डेवलप हो पा रही हो, उत्पन्न ना हो पा रही हो कि वो बाजार में कह सके खड़े होकर। भारत की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण अगर वर्तमान भारत में अगर कुछ है तो सिर्फ ब्राह्मण वर्ग है, वो भी अल्पसंख्यक ब्राह्मण, जो अपने को बहुसंख्यक कहता है। भारत में उसकी संख्या मात्र 3.5% है। 3.5% ब्राह्मण जो अल्पसंख्यक है, उसका पूरा वर्चस्व है। वो किसकी वजह से है? वो हमारे लोगों की अज्ञानता और मूर्खता की वजह से है। और एक सेक्शन ऐसा है जो पूना पैक्ट का प्रोडक्ट है। पूना पैक्ट की वजह से जो पैदा हुआ दलाल और भड़ुओं का हिस्सा है, उसकी वजह से 131 सांसद संसद के अंदर चुन के जाते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी जिन्हें कहा जाता है, जिनको संविधान ने अधिकार दिया कि रिप्रेजेंटेशन, और आप संविधान के अनुसार आपको ये अधिकार दिया जाता है कि आप रिप्रेजेंटेटिव हैं इस समाज के। वो 131 सांसद चुन के जाते हैं, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलते हैं समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति। अगर उनका मुंह खुलता भी है तो सिर्फ जमुआई लेने के लिए खुलता है। उनसे बेहतर तो हिजड़े हैं, कम से कम ताली तो बजाते हैं, विरोध में बजाएं या समर्थन में बजाएं, वो तो बजाते हैं ना। वो तो सिर्फ मुंह खोलते हैं और जमुआई लेते हैं, इसके बाद कुछ नहीं करते हैं। 3 विदेशियों का वर्चस्व, आपसी लड़ाई, 1857 की गदर, पहला ब्राह्मण, दूसरा मुगल,
तीसरा अंग्रेज। इन तीनों के वर्चस्व का झगड़ा था और इसमें हमारे लोग शहीद हुए। हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे लोग बहुत ही वीर रहे हैं। भारत के जो असली डीएनए, जो भारत का खून है, वो वीरता से भरा हुआ है। ये हमारे लिए प्रेरणा की बात है और इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे पुरखे बहुत वीर थे। हम नपुंसक, नालायक या डरपोक लोगों की औलाद नहीं है, हम वीरों की संतान हैं। ये प्रेरणा की बात है। लेकिन इसके साथ साथ जो ये परिस्थिति गुजरी, उससे हमें सबक लेना चाहिए कि आने वाले भविष्य में और वर्तमान में हमें किसका साथ देना है और किसका नहीं देना। अगर आप इस पे सबक लेते हैं तो मैं समझता हूं कि समाज के अंदर और राष्ट्र के अंदर कुछ सुधार आने की संभावना होगी। और अगर नहीं लेते हैं तो ये परिस्थिति एज इट इज चलती रहेगी। हमारे जैसे लोग आते रहेंगे, कहते रहेंगे, लोग सुनते रहेंगे, वापस जाते रहेंगे, समय बीतता रहेगा, काम चलता रहेगा। उसके बाद आपको क्या लगता है, अब हम उस इतिहास में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन बस इतनी सी बात मैंने बताई आपको। आपको क्या लगता है ज्योतिबा फुले जो आधुनिक भारत का आंदोलन था, आधुनिक भारत के आंदोलन की अगर बात करें, जिसे हम 1848 के आंदोलन से शुरू करते हैं, ब्राह्मणों का आंदोलन 1885 में शुरू हुआ आजादी का, सही मायने में देखेंगे तो 1885 में सबसे पहले कांग्रेस नामक मनोरंजन क्लब का निर्माण किया गया और कोकनस्त और पूना के पेशवा ब्राह्मणों के द्वारा किया गया कांग्रेस का निर्माण। कांग्रेस का गठन सबसे पहले 1885 में किया गया और उसको निर्माण या बनाने वाले लोग ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों के अलावा उस मनोरंजन क्लब में किसी की भी हिस्सेदारी, भागीदारी नहीं थी। 1885 से लेके 1830 तक की बात करेंगे, 29 तक, आप ये समझ लीजिए लगभग 44 साल तक वो प्योर ब्राह्मणों का ही संगठन रहा। प्योर, कोई भी उसमें हिस्सेदारी शूद्रों और अतिशूद्रों की नहीं थी, इस देश के लोगों की नहीं थी। उसमें प्योर रिप्रेजेंटेटिव जो थे सारे के सारे ब्राह्मण थे। या बाल गंगाधर तिलक के बाद गांधी जी आ गए, बनिया था जो वो था, और उसने आ करके जब समीक्षा की तब उसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ, हम बताएंगे भी आपको। तो आपको क्या लगता है ज्योतिबा फुले को उस आंदोलन में जोड़ने की कोशिश नहीं की गई? ज्योतिबा फुले को कांग्रेस के द्वारा शुरू किए गए आंदोलन में जोड़ने के लिए जस्टिस रनाडे को कांग्रेस ने भेजा। जस्टिस रनाडे गए और जस्टिस रनाडे ने कहा महात्मा ज्योतिबा फुले से कि भारत में कांग्रेस के द्वारा आजादी का आंदोलन चल रहा है, आपको कांग्रेस के साथ समर्थन में आना चाहिए। ज्योतिबा फुले ने कहा कि आज गुलाम भारत है, अंग्रेजों की सत्ता है, गुलाम भारत में शूद्रों और अतिशूद्रों की जो हालत है, जो गुलाम भारत है उसमें शूद्रों और अतिशूद्रों की जो हालत है, हम ये कैसे मान लें कि जो आज़ादी आएगी उसमें ये हालत सुधर जाएगी। आज तुम्हारे द्वारा जो तुम ब्राह्मणों ने इस देश के शूद्रों और अतिशूद्रों को गुलाम बनाया, आज वो गुलाम होते हुए भी हमें गुलाम बना के रखते हैं, हमारे हक अधिकार से वंचित रखते हैं, हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ये क्या गारंटी है कि आज़ादी आएगी और ये दुर्दशा खत्म होगी? मुझे कोई विश्वास नहीं है। इसलिए कांग्रेस के आंदोलन में मैं कतई हिस्सेदारी या भागीदारी नहीं करूंगा। ज्योतिबा फुले ने मना कर दिया। उनका विजिलेंट देखिए। आज हमारे लोग क्या कहते हैं कि बीजेपी से अच्छी कांग्रेस है। कुछ लोग, नाम नहीं लूंगा मंच से,
क्योंकि वो मैं ज़रूरत नहीं समझता हूँ। तो कुछ ही लोग कहने लगेंगे अपने ही लोगों का विरोध करते हैं डॉक्टर साहब, गलत बात है। मैं अपने लोगों का नहीं, मैं सिद्धांतों का समर्थन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिद्धांतों का समर्थन और गद्दारी का विरोध करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे ही कुछ लोग कहते हैं बीजेपी खराब है, कांग्रेस अच्छी है। कांग्रेस अच्छी है और कांग्रेस के ही कृत्य मैं आपको कुछ बता देता हूं। बीजेपी के तो आज देख ही रहे हो आप लोग। जो ज्योतिबा फुले के साथ साथ इस देश के अंदर एक और उस आंदोलन के सहयोगी थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, कुर्मी थे, कुर्मी जाति थे। आज कुर्मी बौखला गया है, जो बीजेपी की पूंछ बन गया है, ब्राह्मणों की जनेऊ के साथ और चोटी के साथ लटक गया है। आज कुर्मी बौखला गया है। लेकिन ज्योतिबा फुले के साथ साथ छत्रपति साहू जी महाराज कितने विजिलेंट थे। वो सहयोगी थे महात्मा ज्योतिबा फुले के, और उनके पास कांग्रेस कमेटी ने, बल्कि कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक खुद ही गया चल के छत्रपति साहू जी महाराज के पास कि आप राजा हो, आपका इस आंदोलन में साथ सहयोग होना चाहिए। अगर आपका साथ सहयोग इस आंदोलन में होता है तो ये आंदोलन और तेजी से बढ़ेगा और हमें आज़ादी जल्दी मिलेगी। ये बाल गंगाधर तिलक ने छत्रपति साहू जी महाराज से कहा। तो छत्रपति साहू जी महाराज ने जवाब दिया कि तुम ब्राह्मण, आज गुलाम भारत में मैं राजा हूं और मेरे जैसे राजा को कहते हो कि तुम शूद्र हो, तुम्हें हम राजा नहीं मानते हैं। आज तुम गुलाम भारत में हमें कहते हो कि हम तुम्हें राजा नहीं मानते हैं, मैं राजा हूं तब मेरे मुंह पे ऐसा कहते हो। जब आजादी आएगी तो तुम हमारे प्रजा के साथ क्या हश्र करोगे, हम समझ रहे हैं। ऐसे किसी भी आंदोलन में हम नहीं आते। ये साहू जी महाराज की विजिलेंसी थी, सतर्कता थी और भविष्य ज्ञान था। वर्तमान की समीक्षा कर रहे थे वो। इसीलिए साहू जी महाराज ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बिगर शर्त के ही समर्थन दिया और बाबा साहब अम्बेडकर को आगे बढ़ाया। और आपको क्या लगता है, एक इल्जाम लगाया जाता है आज के डॉक्टर अम्बेडकर, जैसे अरुण शौरी ने एक किताब भी लिखी और अरुण शौरी कांग्रेसी था, और अरुण शौरी ने एक इल्जाम लगाया मंच के ऊपर से कि डॉक्टर अंबेडकर ने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, भारत की आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन उसके विरोध में हमारे कुछ पढ़े लिखों ने कुछ ऐतिहासिक कलेक्शन किया और फिर उसकी एक किताब छापी और किताब छाप के कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर ने भी आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया। तुम बचाव किसका कर रहे हो? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, जिससे अपने आप ही लोग खुद बचते थे। तुम उसका बचाव करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि तुम्हारा जवाब क्या होना चाहिए था कि तुम्हारे आंदोलन में वो हिस्सा क्यों लेते। जो आंदोलन इस शूद्र अतिशूद्र समाज का, अस्पृश्य समाज का आंदोलन नहीं था, उस आंदोलन में डॉक्टर अंबेडकर हिस्सा क्यों लेते। जो उनकी सोच थी वो सत्य थी, सही थी और 100% अपनी जगह कसौटी पर थी। उनको नहीं आना था और वो नहीं आए। डॉक्टर अंबेडकर जिस समय कैलिफोर्निया में पढ़ रहे थे, तब बाल गंगाधर तिलक का ही दूसरा चेला लाला लाजपत राय, जो पंजाब का था, लाला लाजपत राय, अब इनकी टिकड़ी को कहते थे ना बाल पाल लाल, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल जो वेस्ट बंगाल का था, और ये लाला लाजपत राय जो पंजाब का था। लाला लाजपत राय डॉक्टर अंबेडकर के पास कैलिफोर्निया गए, कांग्रेस ने भेजा और डॉक्टर अंबेडकर को कहा कि कांग्रेस के द्वारा भारत में आज़ादी का आंदोलन चलाया जा रहा है, तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लोगों की बहुत अति आवश्यकता है, तुम्हें इस आज़ादी के आंदोलन में आना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने दो टूक जवाब देके
लाला लाजपत राय को भगा दिया अपने यहाँ से, हॉस्टल से। यार अपनी ये दुकान ले जाओ वापस, तुम आंदोलन चलाओ, अभी मुझे पढ़ने दो, मैं निर्णय लूँगा कि मुझे क्या करना है भारत में। उन्होंने समर्थन नहीं किया, लेकिन बाद में आकर के डॉक्टर अम्बेडकर ने इसका जवाब भी लिखित तौर पे दिया, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर जब आए हैं, उन्होंने जब आंदोलन शुरू किया तो डॉक्टर अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत और भी कई नाम की एक्सप्रेस नामक किताब, वो पेपर भी चलाया, बहिष्कृत भारत पेपर भी अपना निकाला और उसमें खंडन भी किया इन सब चीज़ों का, लिखा उन्होंने। और जब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के अंदर आए तब गांधी भी आ चुका था। अभी एक वक्तव्य सोशल मीडिया पे है, हमारे समाज के लोगों का ही है और कांग्रेस का समर्थन भी करते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी जो है पूरक है, पूरक है। मुझे शर्म आती है ऐसी एजुकेशन पे जिनके पास इस तरह की डिग्रियां हैं और अपने आप को इतिहास का समीक्षक कहते हैं, इतिहास का समीक्षक कहते हैं। मुझे शर्म आती है और लानत देता हूं ऐसे लोगों को जो कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी पूरक है। कैसे पूरक है, कैसे पूरक है? मैं अभी उदाहरण बता दे रहा हूं कैसे विरोध में है। गांधी जब आया तो गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं था। गांधी 1916 में जब भारत में आया साउथ अफ्रीका से, तो उस समय बाल गंगाधर तिलक राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करता था कांग्रेस का, और गांधी का गुरु गोपालराव गोखले, उसने कहा कि अभी तुम राजनीति में मत आओ, अभी तुम भारत का भ्रमण करो, विदेश से आए हो, तुम्हें भारत की परिवेश तुम्हें अभी नहीं मालूम है। गांधी को भेज दिया उसने, और गांधी महापाखंड से भरा हुआ आदमी था, बहुत महापाखंड से। पता नहीं क्यों लोग उसे महात्मा कहते हैं, पता नहीं क्यों उसको राष्ट्रपिता कहते हैं, जबकि राष्ट्रपिता चुराया हुआ टाइटल है उसका, ब्राह्मणों ने उसके साथ चिपका दिया, जबकि राष्ट्रपिता का टाइटल जो है महात्मा ज्योतिबा फुले का, महात्मा टाइटल भी ज्योतिबा फुले का है, और वहां से चोरी करके गांधी को दे दिया। और जबकि इस पे कोई भी मेमोरेंडम आज तक घोषित नहीं हुआ संसद के अंदर। अगर किसी को कोई मेमोरेंडम पढ़ने में आया हो कांग्रेस से लेके वर्तमान तक की सत्ता में भारत के अंदर इन 75 सालों में कि गांधी राष्ट्रपिता हैं या गांधी महात्मा हैं, ऐसा कोई मेमोरेंडम भारत की सरकारों के द्वारा नहीं दिया गया आज तक। इसलिए गांधी जी तक ठीक है, राष्ट्रपिता हो भी नहीं सकते कि जो आदमी भारत का विभाजन करा रहा हो, भारत के टुकड़े करा रहा हो, क्या वो राष्ट्रपिता की पदवी लेने लायक है, या उसको राष्ट्रपिता की पदवी देनी चाहिए? जो भारत का विभाजन करा रहा हो और जिसकी वजह से भारत के टुकड़े हुए और भारत पाकिस्तान 2 टुकड़े हुए, और ये ऐतिहासिक दस्तावेज है। क्लेमेंट एटली की बेटी ने किताब लिखी है, आप पढ़ें उसको, फ्रीडम एट मिडनाइट, आप पढ़ें उसको, फ्रीडम एट मिडनाइट, जो क्लेमेंट एटली की बेटी ने ही लिखी है। उसमें सारे के सारे सबूत पेश किए उसने कि भारत और पाकिस्तान कैसे विभाजित हुआ, और इसमें किसका सबसे बड़ा रोल था? 3 लोग थे, गांधी, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो डॉक्टर अम्बेडकर जब आए, उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया, तो उनका सबसे बड़ा समीक्षा जो थी भारत के ऊपर, क्या समीक्षा थी? और आज भी वो समस्या है, क्योंकि भारत में जो लोग अपने आप को भीम का अनुयायी या आंदोलनकारी कह रहे हैं, उनके अपने झंडे, डंडे, अपने एजेंडे हैं, जो सबसे बड़ी बात। और यहां तक तो चलो ठीक है, आप अपना झंडा, अपना डंडा, अपना एजेंडा ले लो, लेकिन उसके बाद उस एजेंडे में अपने ही लोगों का विरोध है कि फलानी जाति का आदमी हमारा दुश्मन है, फलानी जाति का हमारा आदमी दुश्मन है, हमें अपनी जाति की पार्टी बनानी चाहिए, जाति का आंदोलन करना चाहिए। और डॉक्टर अम्बेडकर क्या कह रहे हैं?
और डॉक्टर अंबेडकर ने उन लोगों की लड़ाई लड़ी जो आंदोलन चल रहे हैं, और आज भी ये देखने को मिल रहा है। कोई संत शिरोमणि का आंदोलन चला रहा है, कोई कबीर पंथ का आंदोलन चला रहा है, कोई कोरी का आंदोलन चला रहा है, कोई चमार का चला रहा है, कोई पासी का चला रहा है। हमें समझ में नहीं आती है। अब इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, देखिए, जुड़ाव, समाज में जुड़ाव दो चीजों के आधार पे होता है। दो बातें होती हैं जो जुड़ाव करती हैं समाज में। एक करने बहुत बड़ी मुद्दा और उस पर काम किया कि जब हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव है, जब हमारा ऑब्जेक्टिव कॉमन है, तो हमारे एजेंडे भी सारे कॉमन होने चाहिए और हमें एक साथ मिल करके आंदोलन चलाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर को ब्राह्मणी व्यवस्था ने महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद महारों तक सीमित किया, लेकिन ऐसा नहीं। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय लीडर थे, नेता नहीं थे, क्योंकि नेता और लीडर का परिभाषा में बहुत अंतर है, बहुत जमीन आसमान का है। क्योंकि लीडर कभी भी सच बोलने से नहीं घबराता और नेतृत्व करता है, समाज को दिशा दिखाने की कोशिश करता है और विजन को अपलिफ्ट करता है। नेता क्या करता है? आता है, कहता तुम्हारी जाति के हैं, मैं विधानसभा लड़ूंगा, सांसदी लड़ूंगा, मुझे वोट दो और मैं बनूंगा जब यहाँ पे सांसद और विधायक, तो तुम्हारे क्षेत्र में गंगा बहुत पैदा होता है, वो गन्ना, एक नहर निकलवा दूंगा, एक नहर यहाँ से निकलवा दूंगा, गन्ना बहुत पैदा होता है और गन्ने में पानी बहुत प्रचुर मात्रा में चाहिए। और जब वो विधायक बन जाता तो नहर तो छोड़ो, वो नाली भी नहीं बनवा पाता। ये होता है नेता। फिर क्या कहता है जब उनके पास, जब हमारे लोग जाते हैं, समाज के लोग, कि नेताजी, विधायक जी, सांसद जी, आपने वादा किया था तभी आपको वोट मिला था, और कहेगा यार तुम समझ नहीं रहे हो यार, तुम अपना व्यक्तिगत काम बताओ, तुम्हारा व्यक्तिगत कोई काम हो तो वो करवा दे, समाज की बात मत करो। समाज की बात करोगे तो यार हमारी कुर्सी हिल जाएगी, अगली बार हमें टिकट नहीं मिलेगी, हो सकता है इस बार भी इस्तीफा देना पड़े, इस बार ही इस्तीफा देना पड़े और अगली बार तो कुर्सी ही नहीं मिलेगी। ये प्रैक्टिकल बातें हैं जो बता रहा हूँ, और आपने तमाम लोगों ने सुनी भी होंगी बैठ के, जो समाज के किसी भी कास्ट के विधायक होंगे, सांसद होंगे, उनके पास गए होंगे, है ना? है कि नहीं है? गलत तो नहीं कह रहा। डॉक्टर अंबेडकर ने जब आंदोलन शुरू किया तो पहला आंदोलन उन्होंने किया महाड़ का आंदोलन। महाड़ का आंदोलन, और महाड़ के आंदोलन में जब वो महाड़ के तालाब पे अपने लोगों को लेकर के पहुंचे तो उनके विरोध में ब्राह्मण वर्ग के लोगों ने पत्थरबाजी की, कई लोग घायल हुए। एक काशीनाथ नामक कार्यकर्ता, उसकी हेड इंजरी हुई और वो जान से चला गया, मर गया। बहुत उग्र आंदोलन हो गया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नेतृत्व कर रहे थे उसका। अंग्रेजों ने बुला के समझाया कि जो ये सर्कुलर पास हुआ था कि सभी सार्वजनिक जलाशयों से कोई भी पानी ले सकता है, अब ये सरकारी आदेश था। अगर आप उग्र आंदोलन करेंगे तो सरकार के विरोध में आंदोलन हो जाएगा और आपके विरोध में मुकदमा होगा, तो बेहतर है कि आप अपनी स्ट्रेटजी को बदलें। तब डॉक्टर अंबेडकर ने महाड़ के आंदोलन को वापस लिया, लेकिन वो दस्तावेज कलेक्ट किया उन्होंने, वो दस्तावेज कलेक्ट किया। महाड़ का आंदोलन करने के एक दिन पहले उन्होंने पेपर में छापा कि हम भी हिंदू हैं, इस तालाब पे कुत्तों को, बिल्लियों को, घोड़ों को, गधों को, सूअर को पानी पीने की इजाजत है। हम तो इंसान हैं, हम हिंदू हैं, हमें भी पानी लेने की इजाजत होनी चाहिए। लेकिन दूसरे दिन बस 10 मिनट
मैडम अभी बहुत अच्छे वक्ता बैठे हैं और इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं। हम तो बोलते रहते, आते ही रहते हैं, हमें तो तमाम बार सुना होगा। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने वो दस्तावेज कलेक्ट किया, फिर दोबारा उन्होंने उसके बाद जवाब कैसे दिया? मनुस्मृति को दहन करके। जब महाड़ का आंदोलन विफल हुआ तो उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया। उन्होंने जवाब दिया कि ये जो व्यवस्था है इस मनुस्मृति के आधार पे है, ये तुम्हारा ब्राह्मण पीनल कोड है, जो ये संविधान है ब्राह्मणों का, इसको ही जला देंगे। जला दिया उन्होंने। उसके बाद बहुत बौखलाहट हुई, गांधी भी, नेहरू भी। गांधी के सामने लोग पहुंचे क्योंकि बाल गंगाधर तिलक मर चुके थे 1920 में, और ये बात 1925 की है, 27 की। तो गांधी के सामने नेहरू और अदर दूसरी पार्टी लोग पहुंचे, कांग्रेस के लोग। उन्होंने कहा एक अछूत की इतनी बड़ी हिम्मत कि उसने हमारे संविधान को, मनु नामक संविधान को जला दिया, आग लगा। गांधी बैरिस्टर था, भले वो मैट्रिक पास बैरिस्टर था, बाबा साहब के सामने थोड़ा छोटा था। बाबा साहब ग्रेजुएट बैरिस्टर थे, वो मैट्रिक बैरिस्टर था और 3 बार फेल था हाई स्कूल में। 3 बार हाई स्कूल में फेल था, इसीलिए जिसकी 3rd डिवीजन पास हुआ तो 3rd डिवीजन आती थी, उसको कहते थे कि गांधी डिग्री आ गई। अरे गांधी जी की डिग्री आ गई, 3rd डिवीजन पास हुआ ये व्यक्ति हाई स्कूल में। उसने सलाह दी उन लोगों को, विरोध करते हुए लोगों को, कि देखो उसका उद्देश्य तुम समझ नहीं रहे हो डॉक्टर अम्बेडकर का। अभी उसने मनुस्मृति जलाई है जो कि गैर संवैधानिक है, जो इंडियन पीनल कोड लगा हुआ है जिसमें समानता की बात अंग्रेज कह रहे हैं कि जो जैसा गुनाह करेगा उसको वैसी सजा दी जाएगी, वर्ण व्यवस्था के अनुसार कोई काम नहीं होगा। ऐसा हुआ 1860 में जब इंडियन पीनल कोड लागू किया गया, तब ये चीजें आई भारत में, और उसके अंतर्गत ब्राह्मण को फांसी की भी सजा हुई 20 चौराहे पे। बहुत बड़ा इतिहास है उसका, फांसी की सजा। और जबकि मनुस्मृति क्या कहती है कि ब्राह्मण बड़ा से बड़ा गुनाह कर दे, उसको फांसी की सजा नहीं दी जा सकती, उसकी मात्र चोटी काट दो और उसका धन संपत्ति उसे दे करके देश निकाला दे दो, मतलब इस गांव से दूसरे गांव में बसा दो। ये उसकी मैक्सिमम सजा है मनुस्मृति के अनुसार। डॉक्टर अम्बेडकर का मकसद वो सारे धर्म ग्रंथों को नष्ट करना था जिनके आधार पे ये समाज गुलाम है, और आज भी गुलाम है, आज भी गुलाम। मैं अपने आप को आजाद कहता हूँ, लेकिन उस जगह अधूरा हो जाता हूँ मैं जब अपने समाज की समीक्षा करता हूँ, तब मैं देखता हूँ कि मेरा समाज गुलाम है, तब मेरी आजादी बेमाने हो जाती है। मैं समीक्षा करके मैं बता रहा हूँ, मैं ब्राह्मणी व्यवस्था का गुलाम नहीं हूँ, और जो ब्राह्मणी व्यवस्था का गुलाम है वो भारत में आज गुलाम है। मैं आजाद हूं, लेकिन समाज गुलाम है, इसलिए हम भी आजाद नहीं हैं। ये जो महत्वपूर्ण बात है, इस बात को समझना होगा, और ये जो समाज है इसको भी समझना होगा। हम ही अकेले नहीं, समाज में तमाम लोग प्रतिनिधित्व करता है, जो समाज में जाते हैं, बताते हैं कि ये कर्म कांडों से दूर हटो, दान दक्षिणा से दूर हटो, क्योंकि ये सब धंधा है, धर्म नहीं धंधा है, तुम्हारी गुलामी का कारण है। उसके बाद दूसरा आंदोलन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कालाराम मंदिर का किया। कालाराम मंदिर का आंदोलन, उसका भी उद्देश्य वही था, सिर्फ काले वाले राम का दर्शन नहीं। यहाँ तो गोरा है, लेकिन वहाँ काला राम का महाराष्ट्र में अभी भी है काला राम मंदिर, वहाँ काला है राम, वैसे तो वो काला ही है। काले राम के दर्शन के लिए आंदोलन हुआ, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक दिन पहले पेपर में छापा और कहा कि हम हिंदू हैं, हमें भी राम के दर्शन करने की इजाज़त होनी चाहिए, मंदिर में जाने की इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन नहीं हुआ। दूसरे दिन आंदोलन हुआ, और कमेटी ने, जो मंदिर की कमेटी थी ब्राह्मणों की, उन्होंने पत्थरबाजी की और जनता से पत्थरबाजी कराई, और हमारे लोगों के सर फूटे। डॉक्टर अम्बेडकर का भी सर फूटा, डॉक्टर अम्बेडकर भी घायल हुए।
लेकिन वो दस्तावेज इकट्ठा हुआ उसी समय 28 में साइमन कमीशन आ चुका था और साइमन कमीशन की समीक्षा के आधार पे गोलमेज कॉन्फ्रेंस का घोषित हुआ। तो पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गांधी नहीं गया क्योंकि गांधी को मालूम था जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले लोग, अपनी जान की आहुति देने वाले लोग भारत में हैं। इंग्लैंड में मेरे पीछे कौन जिंदाबाद मुर्दाबाद करेगा, इसलिए गांधी नहीं गया। तो कमेटी ने, जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस की ज्यूरी थी, कमेटी थी, जजेस की ज्यूरी थी, उन्होंने लिखित पत्र कांग्रेस को लिखा कि आपका जो भी रिप्रेजेंटेटिव हो इस मुद्दे पर आ करके वार्ता करे, अन्यथा जो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा, भास्कर राव जाधव के द्वारा जो मांगे मांगी गई हैं उनको हम मान्यता देंगे और बात खत्म करेंगे। जब ये बात आई तब गांधी गया। गांधी को पूरक बताने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के पूरक बताने की कोशिश करते हैं। तो गांधी ने साइमन कमीशन जब आया तो गांधी ने डॉक्टर अंबेडकर का और साइमन कमीशन का विरोध किया। आप समझिए पहला उदाहरण, क्योंकि साइमन कमीशन के सामने जो मांग रखी गई वो ओबीसी एससी के अधिकारों की मांग रखी गई, आजादी की मांग रखी गई, लेकिन गांधी ने विरोध किया। अब अगर गांधी विरोध कर रहा है और डॉक्टर अंबेडकर के विरोध में खड़ा है तो अंबेडकर और गांधी दोनों पूरक कैसे हो सकते हैं? तो पहला उदाहरण, शॉर्ट उदाहरण है, उसके पीछे का अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो एक लंबा सा चैप्टर है। दूसरी बात करेंगे, अगर हम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गांधी ने मुस्लिम लीग के लीडर को अपने पक्ष में बुलाया, शाम को उसने दावत दी और वहां बीफ बनवाया। जो आदमी हिंदू मुसलमान कर रहा था यहाँ पे, उस व्यक्ति ने इंग्लैंड में जाके गाय का मीट बनवाया, गांधी ने गाय का मांस पकवाया और मुस्लिम लीग के नेताओं को बुलाया। ये दस्तावेजी बात बता रहा हूँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। और जब बुलाया मुस्लिम लीग के नेताओं को तो उनके सामने एक खाली पन्ना, उस पर अपना साइन किया और उनके सामने रखा और कहा कि इस पे भारत के अंदर मुस्लिम लीग की जितनी भी मांगे हैं लिख दो, मैं मानूंगा बिगड़ शर्त के। तो मुस्लिम लीग के नेताओं के कान खड़े हो गए कि जो गांधी हिंदू मुसलमान कर रहा था भारत में, यहाँ कह रहा है कि तुम्हारी सारी मांगे मान लूंगा, बिगड़ शर्त के मान लूंगा। तब मुस्लिम लीग के लीडर ने कहा कि आप इसके बदले में मुझसे क्या चाहते हैं, हमारी लीग से क्या चाहते हैं? तब गांधी ने कहा कि कल जो सुनवाई होगी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जॉर्ज पंचम के सामने, उसमें डॉक्टर अंबेडकर का आपको विरोध करना होगा। ये लिखित दस्तावेज है क्योंकि गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बातें सारी खुल गई। ये जब बातें खुल गई तब डॉक्टर अंबेडकर ने एक वक्तव्य दिया इंग्लैंड में कि गांधी कितना नीच व्यक्ति है, ऐसा कहा डॉक्टर अंबेडकर ने। और इसके और भी गंदी भाषा का प्रयोग किया, मैं नहीं बताऊंगा, आप पढ़िए, आप थोड़ा सा सहयोग करें, पढ़े आप तो थोड़ी बता लेंगे, खत्म कर लेंगे, ये तो रह जाएगी अधूरी रह जाएगी बात। तो बात फिर लोगों को समझ में नहीं आएगी करनी क्या है। 10 मिनट में खत्म कर, 5 से 10 मिनट में खत्म कर। अरे राजा थे पूरे मन से चले जा रहे। जब वहां से 17 अगस्त 1932 को कमनल अवार्ड आ गया, क्योंकि गांधी धमकी देकर के वहां से आ गया, अंग्रेजों को कहा उसने कि अगर अंग्रेज अछूतों को अधिकार देते हैं, शूद्रों की बात नहीं की उसने कहा कि अछूतों को अधिकार देते हैं अगर अलग से, तो इसके लिए मैं जान की बाजी लगा दूंगा। तो जैसे ही गांधी
एयरपोर्ट पे उतरा है, उसको अंग्रेजी शासनकाल ने गिरफ्तार करके बड़ा की जेल में डाल दिया। और जैसे ही 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड आया और ये अधिकार मिले, इस अधिकार में सबसे जो महत्वपूर्ण अधिकार था वो अडल्ट फ्रेंचाइज, सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार था। प्रत्यक्ष चुनाव क्षेत्र जो आज नहीं है, क्योंकि गांधी के आमरण अनशन पे, क्योंकि गांधी को तो लोग मानते हैं अहिंसावादी, गांधी को तो लोग अहिंसावादी मानते हैं और गाना भी गाते हैं, बिना खड़क बिना ढाल साबरमती के संत ने कर दिया कमाल, है आजादी दिला दी। और एक आंदोलन जो है वो हमारे लोगों की आजादी का आंदोलन चल रहा और एक आंदोलन हमारे लोगों के विरोध में चल रहा और हम उसको आजादी का आंदोलन मान रहे हैं। यही बेड़ा गर्क हो रहा है, यही बेड़ा गर्क हो रहा है। आज भारत में यही परिस्थिति है, यही स्थिति है। 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड आया, गांधी आमरण अनशन पे बैठा, देश के अंदर बहुत बड़ी हिंसा हुई, बहुत बड़ी हिंसा हुई। शेड्यूल कास्ट के लोगों की बस्तियां जलाई गई, मारे गए, कत्ल भी हुए कई। उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर जो है मजबूर होकर के उन्होंने पूना पैक्ट के ऊपर साइन किया और उस साइन किया, उसमें ये कहा, गांधी और कांग्रेस कमेटी के माध्यम से ये कहा गया कि हम आपके लोगों को रिजर्वेशन देंगे। रिजर्वेशन वहां से आया, लेकिन पूना पैक्ट हुआ 24 सितंबर, उधर 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड आया, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हो गया। हमारे जो अधिकार आए उसी पल अगले महीने में ही छीन लिए गए और ये छीनने वाला गांधी, क्योंकि अगर गांधी ना होता, गांधी ने आमरण अनशन ना किया होता तो आज भारत में ये दुर्दशा नहीं होती, भारत में जाति व्यवस्था नहीं होती। अगर भारत में आज जाति व्यवस्था है और जातियों के बीच में हिंसा है तो उसका सबसे बड़ा दोषी और कारण है गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, क्योंकि गांधी तो कई हैं। हालांकि मैं संविधान के ऊपर भी बात करना चाह रहा था, तो पहली चीज ये समझना होगा, मैं और बात को नहीं बढ़ाता हूँ, यहाँ पर अपनी बात को रोकूंगा, आप लोग काफ़ी चीज़ें समझ गए होंगे। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने भारत के अंदर आरएसएस नामक संगठन को बनाया। हमारे तमाम पढ़े लिखे लोग और नौजवान बच्चे तो जानते ही नहीं हैं कि कांग्रेस आरएसएस और बीजेपी की मां है। नौजवान बच्चे हमारे तो जानते ही नहीं, इसलिए उनको लगता है कि आरएसएस बीजेपी खराब है और कांग्रेस अच्छी है, क्योंकि कांग्रेस संविधान बचाने का काम करने की बात कर रही है। संविधान तो 1947 से बचा रही है। जब पहला ही चुनाव हुआ तो पूरे देश के अंदर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया, सारे प्रोविंसेस में जो चुनाव में सब जगह। वो तो डॉक्टर अम्बेडकर, अब इसमें भी कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं होती तो डॉक्टर अम्बेडकर मंत्री नहीं बनते। उनको इतिहास नहीं मालूम है, या इतिहास मालूम भी है तो वो समाज के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। 18-19 जुलाई 1942, 18-19-20 जुलाई 1942 डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का पुणे में बहुत बड़ा, महाराष्ट्र में एक आंदोलन और सभा लगाई, राष्ट्रीय अधिवेशन लगाया। और उस राष्ट्रीय अधिवेशन में उनके आह्वान पे 50,000 पुरुष और 25,000 महिलाएं समाज की वहां पहुंची। 18-19-20 जुलाई 1942 को। और जब अंग्रेजों ने देखा कि डॉक्टर अम्बेडकर यार इतना बड़ा लीडर है, अब आप 75,000 जनसंख्या को आप समझ रहे हैं, जिस शहर में उतर जाए तो वो शहर का चक्का ही जाम होगा पूरा। तो डॉक्टर अम्बेडकर को वायसराय ने तुरंत बुलाया, दिल्ली बुला करके उनको तुरंत मंत्रालय दिया। तो डॉक्टर अम्बेडकर तो 3 विभाग के मंत्री बन के आए। उस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंतर्गत 18 तारीख के ही अधिवेशन में 19 तारीख को बुला लिया गया और 20 तारीख को वापस आए
तो 20 तारीख को उनके पास 3 मंत्रालय थे। लेबर मिनिस्ट्री थी, कृषि विभाग था उनके पास, और ऊर्जा मंत्रालय था, नहीं CPWD था उनके। लेकिन हमारे लोग कहते कांग्रेस ना होती तो डॉक्टर अम्बेडकर मंत्री नहीं होते। वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, 3 विभाग के कैबिनेट मिनिस्टर थे, और वो आज़ादी के पहले थे। कांग्रेस की समीक्षा करना अति आवश्यक है। मैं खत्म कर रहा हूँ 5 मिनट में बस बात को कहकर। बीजेपी से ज्यादा खतरनाक कांग्रेस है। कांग्रेस ने बानर सेना बनाई, आरएसएस और बीजेपी ने बजरंग दल बनाया। अलग बात नहीं है, समझ रहे हैं बात में? ये सारी की सारी रणनीति कांग्रेस की है। आरएसएस उसने बनाया, और नेहरू का फोटोग्राफ भी पेपर में छपा। वो फोटोग्राफ कभी अगर देखना चाहे तो मेरे पास है कलेक्शन में। हाफ चड्डी पहन करके जेल में शाखा लग रही है, जेल के अंदर, और नेहरू उस शाखा का हिस्सा, आरएसएस की शाखा का। तो कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आरएसएस बनाई, और आरएसएस ने हमारे आंदोलन को बार बार ध्वस्त किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का क्रांति प्रतिक्रांति आप लोगों को पढ़ना चाहिए, और कांग्रेस के षड्यंत्रों को पढ़ने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा एक लिटरेचर लिखा गया जिसका नाम है व्हाट गांधी एंड कांग्रेस डन टू द अनटचेबल्स। गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के साथ क्या किया, इस नाम का एक ग्रंथ है जो पढ़ना चाहिए आपको। कांग्रेस का सारा षड्यंत्र किया धरा आपको डॉक्टर अम्बेडकर की लेखनी से मिलेगा। एक किताब, बाकी हर एक किताब उनकी क्रांतिकारी है, लेकिन अगर आप वर्तमान की परिस्थिति को समझना चाहते हैं, जो लोग कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, हमारे ही समाज के लोग समर्थन कर रहे हैं, उनका चेहरा, असली चेहरा, जो एक चेहरा दिखावा है और एक चेहरा उस मुखौटे के पीछे है, क्योंकि जो चेहरा दिख रहा है वो उनका असली चेहरा नहीं है, वो मुखौटा है, वो मुखौटा है। उसको उतारोगे तो असली चेहरा दिखेगा। और उस किताब को आप लोग पढ़िए, वो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, कि गांधी और कांग्रेस ने अस्पृश्यों और अछूतों के साथ क्या किया। और आगे बात को न बढ़ाते हुए मैं आपको सभी को आज के इस दिवस की, महान दिवस की, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आप लोग समझ लें, अगर आप शहीद होना चाहते हैं तो अपनी समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपनी शहीदी, अपनी कुर्बानी दे, वो काम आएगी। अगर आपने अपने दुश्मनों के लिए शहीदी दी और कुर्बानी दी तो वो सिर्फ इतिहास में हमें खोज करके निकालना पड़ेगा, जैसे आज निकाला जा रहा है, खींच करके। लेकिन सरकार कहीं पे भी माता झलकारी बाई जयंती मनाते हुए नहीं दिख रही है। दिख रही है? नहीं दिख रही। हम जिसका जन्मदिन नहीं मनाना चाहते हैं उसके जन्मदिन के लिए सरकारी सर्कुलर निकलता है, आदेश निकलता है कि सरकारी विभागों में बढ़ चढ़ के ये जयंती मनाई जाए, और इसके लिए इतना पैसा हम देते हैं, इसमें खाने पीने की भी व्यवस्था, टेंट वेंट सब कुछ लगा होता है। सभी ने मेरी बात को बहुत गौर से सुना, और खासतौर से आयोजकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इतना मौका दिया, पर्ची देने के बाद भी मौका दिया बोलने का। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सबको। जय हिंद।